started. महोदय गांधी संपूर्ण राष्ट्र जीवन के संगठन और पुनर्निर्माण को चाहते थे। एक और राज्य प्राप्त करने और दूसरी ओर उसे ग्रहण करने, उसका सुचारू संचालन करने तथा उसे टिकाने की तैयारी करने का उनका था। उनकी यह चिंता थी कि जब स्वराज्य आए तब हम उसके लिए अयोग्य या बेकार ना पाए जाएं। यह तो दृष्टि हुई। आध्यात्मिक दृष्टि से तो जिसका वे राष्ट्र में विकास करने को व्याकुल थे, व्यक्तिगत बातचीत में कहा करते थे कि जिन आत्मबल है वे अपने आप को स्वतंत्र मानकर व्यवहार करें। अंग्रेजों का जाना और उनके स्थान पर भारतीयों का बैठ जाना गांधी जी की दृष्टि के सच्चा स्वराज्य नहीं था। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का अवकाश भी गांधी जी की योजना में नहीं था। यह कौमी एकता के कारण संभव हुआ। सच्चे स्वराज्य का मार्ग उन्होंने अपने 19 सूत्री कार्यक्रम द्वारा प्रशस्त कर दिया था। गांधी के सामने सबसे बड़ी मूलभूत समस्या देशव्यापी एकता थी। वे चाहते थे कि इसकी नींव पारस्परिक भ्रातृभाव, प्रेम, सेवा, आत्मत्याग और आदर पड़े, जिससे वह हार्दिक और स्थायी हो। समूहों की दृष्टि से इसमें सांप्रदायिक एकता, प्रादेशिक एकता, विभिन्न हितों की एकता, गुटों और दलों की एकता तथा भाषाई समूहों तथा संस्कृतियों की एकता शामिल है। गांधी मूलतः एक धार्मिक पुरुष थे। वे अपना धर्म उसे श्रेष्ठ मानते थे। वे बहुत बड़े लोकतांत्रिक थे। उनके लिए जीवन अखंड था। इसलिए व्यक्ति का जीवन हो या राष्ट्र का, उसकी साधना संपूर्ण रूप में कर सकते थे। जिस प्रकार योग पूर्ण ना होने पर भी व्यर्थ नहीं जाता, जिस सीमा तक वह पूर्ण हुआ है उस सीमा तक लाभ करता ही है, उसी प्रकार गांधी जी की जीवन साधना भी व्यर्थ होने वाली वस्तु नहीं थी। जिस सीमा तक राष्ट्र ने उसे सिद्ध किया, उसे उसका लाभ मिल गया, आगे भी मिलता रहेगा। प्रकृति ने भारत को भौगोलिक विविधता के साथ साथ भाषा वैविध्य का उपहार भी सहज ही किया है, किंतु यह भाषा वैविध्य कभी भी पारस्परिक सौहार्द में साधक नहीं बना। हमारे देश में भगवान युद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक,
में भी भाषा वैविध्य था, किंतु उन्होंने अपने सिद्धांतों एवं आदर्शों का प्रचार करने के लिए जनवाणी को ही चुना। महोदय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हमारे लिए बहुत पुराना नहीं है। जब उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभाली तो अपनी दूरदृष्टि द्वारा भांप लिया कि हिंदी ही भाषा हो सकती है। उन्होंने हिंदी को अपनाया और हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्य का श्री गणेश किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत संविधान निर्माण के स्थिति परिवर्तित हो गई। हिंदी को ग्रामीण भाषा कहकर अपमानित किया जाने लगा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों के लिए बेकार बताकर उसकी उपी गई। अंत में अंग्रेजी को सहराज भाषा बनाकर राष्ट्र को मानसिक दृष्टि से गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया। आज भारत के पास एक निश्चित भूमिमा, एक राष्ट्रगान, एक राष्ट्रध्वज तो है, किंतु एक राजभाषा नहीं। हमारे देश के नेता जब अपने अधिकारियों के साथ विदेशों में हैं, तब अनेक बार बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विदेशी नेता व अधिकारी यह आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इतने बड़े राष्ट्र अपनी कोई भाषा नहीं। कहने को हमारे पास अतीत की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा है, किंतु वर्तमान में हम बिल्कुल निर्धन हैं, क्योंकि उस कृति की पहचान कराने वाली भाषा हमारे पास नहीं है। कैसी हास्यपद स्थिति है कि हिंदी जानने वाले दो बुद्धिजीवी जब बात तो अंग्रेजी में। उनकी मानसिकता है कि यदि हम हिंदी में बात करेंगे तो सामने वाले पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस के कारण ही भौगोलिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हुए भी भारत सांस्कृतिक दास्ता झेल रहा है। भाषागत आधार पर अंग्रेजी से कोई घृणा या नहीं है, विरोध केवल उस मानसिकता से है जो अब भी हमें हीन भावना से उबरने नहीं देना चाहती, बल्कि दिनों दिन और अधिक जकड़ती रही है। जिस तरह प्राचीन काल में जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करके भारत पर धार्मिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक सुदृढ़ बनाया है, उसी तरह आज भारत को फिर से सुदृढ़ बनाने के लिए किसी शंकराचार्य की आवश्यकता है। जिस तरह गांधी जी ने करो या नारा देकर स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्रता प्रदान की थी, आज हमें उसी जोश के साथ सांस्कृतिक आंदोलन को गति देनी है। यह सांस्कृतिक
किसी वर्ग, जाति, धर्म या प्रांत का नहीं, वरन संपूर्ण राष्ट्र का है। गांधी जी का स्वराज्य का स्वप्न अभी अधूरा